हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो बच्चों आज बात करेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10 आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है 17 फरवरी को, यानी एमपी बोर्ड एग्जाम के बच्चों का। तो बच्चों आज की वीडियो में जानेंगे जो कि आपके गद्य खंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो मैं फाइनली लेके आ चुका हूं आपके एग्जाम के लिए। तो 100% आपकी एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा बच्चों। फेक पेपर से आपको दूर रहना है। जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अच्छे से बच्चों तैयार कर लेना है। मैं गद्य खंड के आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी काव्य खंड के मैं बता चुका हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। और बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने ना, पढ़ने में कोई लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका है हिंदी के उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। तो लाला लाली ध्यान देना है आपको, हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। उनकी जो रचनाएं सामाजिक अर्थात और मानवीय संवेदनशील को गहराई से अभिव्यक्त करती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार करना जितने भी आपको बताऊं। सेकंड है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी व मन्नू भंडारी की भाषा शैली व दो रचनाओं के नाम लिखना है, ठीक है। तो यहां पर पहला आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली सरल, सहज, भावपूर्ण और प्रभावशाली है। वे आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे जिसके पाठकों से सीधा संवाद स्थापित हो सके, ठीक है। एंड अगला अगर बात करेंगे मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी की जो भाषा शैली थी वह सजीव, संवादी और प्रवाही थी। उनकी भाषा में आधुनिकता और मनोवैज्ञानिक गहराई दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को अच्छे से लिखना है। बाकी राम वृक्ष बेनीपुरी की दो रचनाएं की बात करें तो यहाँ पर पतरानी और अम्बपाली, ठीक है। तो बच्चों देखो कभी कभी आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा दे दिया जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। तो आप अम्बपाली लिख दो या पतर पानी लिख दो तो करेक्ट होता है। बाकी मन्नू भंडारी की बात करें तो यहाँ पर आपका बेटी, आपका बंटी और महाभोज, ये मन्नू भंडारी की दो रचनाएं अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कुट फूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था, ठीक है। तो लाला लाली इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊं, देखो पढ़ने में आपको लापरवाही नहीं करना है, अच्छे से तैयार करना है। बाकी आपका साइंस हुआ, सोशल हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, तो यहीं पर आपकी तैयारी होगी एमपी बोर्ड के लिए। तो जो मैं क्वेश्चन दूंगा 100% वही आएगा। बाकी एमसीक्यू भी मैं जरूर चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है लाला लाली, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना यह उम्मीद जगाता है कि देशभक्ति की भावना अगर अपने में है, अभी भी देश में बरकरार है, यह भी उम्मीद को जगाता है, ठीक है। किसी देश के बच्चों के देश के प्रति सम्मान है, ये दर्शाता है, ठीक है। तो इसको जरूर तैयार कर लेना मेरे छोटे भाइयों, ठीक है। अगला है आपके लिए संस्कृत मानव और सभ्य समाज में क्या अंतर होता है, लिखिए। और बात करें तो जिस व्यक्ति ने किसी नए तथ्य का दर्शन अर्थात कोई आविष्कार किया है तो वह तो संस्कृत व्यक्ति होता है, परंतु संतान व अस्वीकृत वस्तु अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इससे वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य तो बन जाता है, परंतु उसे संस्कृत नहीं कहा जा सकता है। इसका कारण यह है बच्चों की अगर वह चीज बिना किसी क्षमता के उपयोग किए अनायास ही पर्याप्त हो गई हो, उसके लिए अपनी योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा का उपयोग नहीं किया है। ये संस्कृत मानव और सभ्य मानव में डिफरेंस है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर तैयार करना है जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं। अगला है आपके लिए मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव संकी क्यों हो गया था, ठीक है। मन्नू भंडारी के पिता का जो स्वभाव था वो संकी इसलिए हो गया था क्योंकि निजी लोग के विश्वासघात, मतलब लोग क्या, जो निजी व्यक्ति थे वो मन्नू भंडारी के पिता के साथ निजी मतलब विश्वासघात करते थे, जिसके कारण क्या उनका दिमाग था वो संकी हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए सुशील वाघो से क्या अभिप्राय है। तो मेरे लाला लाली इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सुशील वाघों का अभिप्राय है सुराख वाले वाघ जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, ऐसे सभी छिद्र वाघों से शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे शाही नहीं अर्थात ऐसे सुपुर वाघों से ही शाह कहा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पर ये सुपीर नहीं सुशीर है, ठीक है।
ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि नायक क्यों कहा गया है। बिस्मिल्लाह खान को मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जो शहनाई वादन है वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और इसे भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी अगर शहनाई वादन की बात करें बच्चों तो केवल वो भारत में ही नहीं विश्व भर में उनकी क्या शहनाई प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र बना दिया। मतलब उन्होंने अच्छे से दिल जीता अपनी जो शहनाई से, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान ने। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की है। तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर ईश्वर की इच्छा कहकर उसका सम्मान किया। उन्होंने उस मृत्यु को आत्म परमात्मा का शुभ मिलन माना, इसलिए उसे उत्सव की तरह बनाया। उन्होंने पुत्र के शव को सफेद वस्त्र से ढककर उसे फूलों से सजाया, उसके सिरहाने दीपक रखा, फिर वे उसके सामने प्रभु व्यक्ति के गीत गाने लगे। वे खेजड़ी की ताल पर तल्लीन होकर गाते चले गए। उन्होंने विलाप करती हुई पतहू को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। ये भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर भावनाएं व्यक्त की है, ठीक है, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है आपके लिए लाला लाली यहाँ पर कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों छोड़ना नहीं चाहती थी। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम में 100% चांस है। वैसे जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं सभी तैयार करना है आपको। तो यहाँ पर भगत की पुत्र वधु जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, ठीक है। अगर बात करें तो वे बूढ़े और भक्त थे, आपको पता होगा आपने अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ा ही। तो बच्चों देखो यार, मैं बात करूं तो मेरे छोटे भाइयों वीडियो को स्किप करते हो आप लोग, ठीक है ना, तो स्किप मत किया करो। आप लोगों को हमेशा बताता हूं, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में कर दिया करो, तो इसके बाद आपको कौन से इंपॉर्टेंट चाहिए। और देखो यार, इतनी मेहनत करता हूं यार, आप वीडियो को तो लाइक तक नहीं करते हो यार, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों को शेयर कर दो, जो कि आपका 27 फरवरी को जो पेपर होगा वो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भगत की पुत्र वधु जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र जो था वो मर चुका है, वे बूढ़े और भक्त हैं, ठीक है, और उनके घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए वह सुवास भाव उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंधन करना चाहती थी। ये भगत की पुत्र वधु उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला है आपके लिए, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। वास्तविक अर्थों में अगर संस्कृति व्यक्ति अगर माने तो बुद्धि जिसके पास विवेक तथ्य का दर्शन करता है, ठीक है। वास्तविक अर्थों में अगर संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तथ्य का दर्शन करता है, मतलब कोई नई चीज को करता है, ठीक है, और अर्थात जिसमें अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार किया, वो वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहलाने के योग्य है, ठीक है। तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। तो यहाँ पर लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ इस अब तक नहीं इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि लोग इन शब्दों का अधिक से अधिक उपयोग कर लेते हैं, परंतु इन्हें समझने के लिए गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करते हैं। साथ ही वे अपने अपने ढंग से अपने विचारों के अनुरूप करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अरे शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है, अगर बात करें उनको तो यहाँ पर क्या, क्योंकि वो प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद है। बिस्मिल्लाह खान का जन्म क्या डुमराव से ही हुआ था, ये आप भी जानते होंगे। इसके साथ ही शहनाई में प्रयुक्त होने वाली रोड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इस प्रकार शहनाई और डुमराव गांव का बहुत गहरा संबंध है, ठीक है, रिश्ता है, संबंध है, आप जैसा भी बोल सकते हो। बाकी जितना भी मैं बता रहा हूं इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गद्य किसे कहते हैं। तो गद्य का साहित्यिक विधा है जिसमें भाषा जो होती है वह सरल सीधी और सुव्यवस्थित रूप में होती है। इसमें क्या कविता की तरह छंद और लय का बंधन नहीं होता है। उदाहरण निबंध, कहानी, उपन्यास, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निबंध किसे कहते हैं। अरे निबंध या लल्ला लल्लिया जो आप लिखते हो वही निबंध है। निबंध एक गद्य की रचना है जिसमें किसी विषय पर सुव्यवस्थित
और क्रमबद्ध विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें लेखक की शैली, तर्क और दृष्टिकोण की स्पष्टता होती है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए रिपोर्टार्ज की तरीके से। तो रिपोर्टार्ज जो एक गद्य की विधा है जिसमें किसी घटना, स्थानीय व्यक्ति की आंखों को देखभाल और अनुभवपूर्वक विवरण दिया जाता है। इसमें अर्थात चित्रण और विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है आपके लिए नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। तो यहां पर नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में केवल एक ही अंक में समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नाटक की कथानक में फैलाव और विस्तार देखने को मिलता है जबकि एकांकी में कथा का घनत्व और तीव्रता बनी रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके लिए नाटक में पात्रों का जो क्रमिक विकास होता है, विस्तार पूर्वक चित्रण होता है, परंतु एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित न होने के कारण उनका जो विकास संक्षिप्त केंद्रित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए कि जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जीवनी किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी जाती है जो विषय के जीवन को बाहरी दृष्टिकोण में प्रस्तुत करता है। आत्मकथा क्या होता है? व्यक्ति स्वयं द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जिसमें वह अपने अनुभव, विचार, भावनाएं को व्यक्त करता है। ठीक है, जीवनी इसमें विषय के जीवन घटनाक्रम का विस्तृत अनुसंधान आधारित है। ठीक है, और यहाँ पर आत्मकथा होती है, इसमें लेखक अपने व्यक्तित्व, अनुभवों और स्मृतियों के आधार पर जीवन का वर्णन करता है। और जीवनी जो होती है वह यह तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिखी जाती है और जिसमें विषय का निष्पक्ष और तथ्यात्मक विवरण मिलता है। आत्मकथा की बात करें तो यह सबसे पहले आत्मकथा यह पहले व्यक्ति में लिखी जाती है जिसमें लेखक की अंतरंग और व्यक्तिपूर्वक भावनाएं सामने आती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपके लिए 19 क्वेश्चन। तो यहाँ पर रेखाचित्र व संस्मरण में अंतर लिखिए। रेखाचित्र यह किसी भी साधारण विशेष व्यक्ति, वस्तु, घटना, चित्रात्मक वर्णन हो सकता है जो वास्तविक हो या काल्पनिक होता है। ठीक है, आप यूं ही लिख सकते हो रेखाचित्र किसी साधारण या विशेष व्यक्ति पर लिखा जाता है और संस्मरण जो होता है ये स्मृतियों पर आधारित होता है। ठीक है, और ये सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। संस्मरण काल्पनिक वास्तविक हो सकता है और जो रेखाचित्र होता है वो काल्पनिक घटना पर होता है। ठीक है, तो ऐसे आप 2-3 पॉइंट बना सकते हो। रेखाचित्र इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है और संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है आपके लिए रेखाचित्र लेखक तटस्थ रहता है और संस्मरण में लेखक आत्मा के साथ अनुभवों का वर्णन करता है और इसमें विषय की वस्तुनिष्ठ चित्रण करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपके लिए कहानी व उपन्यास में 2-2 अंतर लिखिए। देखो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको क्या ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। तो जितने बता रहा हूं आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। कहानी में सीमित पात्र होते हैं और उपन्यास में पात्र की संख्या अधिक होती है। और यहाँ पर इसमें क्या होता है, चरित्र चित्रण संक्षेप में किया जाता है और इसमें क्या होता है, विस्तृत चरित्र चित्रण का विकास होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बन जाते हैं एक सही। अगला आपके लिए कहानी किसी विशेष घटना, विचार, अनुभव को संक्षिप्त रूप में करती है और उपन्यास जीवन के विभिन्न पहलुओं, समाज, राजनीति और स्वभाव को विस्तृत प्रस्तुत करता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कहानी एक मुख्य घटना या विचार पर केंद्रित होती है और जो उपन्यास होते हैं ये कई कथाओं और प्रसंग होते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हो आप एक पॉइंट बना के कि कहानी में कथात्मक और सरल सीधा होता है और यहाँ पर उपन्यास में कथात्मक जटिल और विस्तृत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कितने आपको 20 क्वेश्चन बताया हूँ लाला लाली। तो अगर ये 20 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोलता हूँ आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी गद्य खंड से तो पूरा यहीं से आएगा। ठीक है, गद्य खंड में आपका पक्के नंबर हो गए तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना है 20 क्वेश्चन को। बाकी आपने वीडियो को नहीं देखा हो तो यार ठीक है, तो काव्य खंड वाले भी आप लोग जरूर देख लेना और गद्य खंड को भी अच्छे से तैयार कर लेना है और पेपर देने के बाद जरूर बताना कैसा गया आपका पेपर। बाकी बच्चों आपको अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में बता देना है आप लोगों को कोई डाउट हो। बाकी आप लोग मुझसे पर्सनल इंस्टा पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। ठीक है, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।